नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष पे। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। देखिए, पॉलीग्राफ एंड नार्को एनालिसिस हाल ही में कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर अक्यूज्ड संजय रॉय के ऊपर करवाया गया है। उसने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिस पे सुन के शायद आपको लगेगा कि वो इनोसेंट है, मासूम है, उसने कोई भी इस प्रकार का घिनौना क्राइम नहीं किया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस एक शॉर्ट टेक्निक है पता लगाने की कि क्या ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है? विश्वसनीयता क्या है पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस की? बहुत सारी चीज़ें हमें आज समझनी है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो हर रोज़ वैसे ही हम शाम को 5 बजे के एनालिटिकल सीरीज़ ला रहे हैं, या आपको एक नई सीरीज़ हम उपहार दे रहे हैं अपनी तरफ से। सुबह 11 बजे आएगी। हर दिन हम 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को एनालाइज करेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय रॉय ने सीबीआई से क्या क्या कहा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी फ़िलहाल ये जो पूरा केस है ये सीबीआई को सौंप दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे कोलकाता में बहुत सारे लोगों ने एलिज किया है कि कोलकाता पुलिस का ही ये व्यक्ति है, तो ये कोलकाता पुलिस के ऊपर हम केस नहीं दे सकते हैं। ममता बनर्जी ने तो खुद अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक बहुत लंबी चौड़ी रैली भी निकाल दी थी। तो अब ये केस किसके पास चला गया है? अब ये केस संजय रॉय का जो है वो सीबीआई के पास चला गया है। तो सब कोई अपने अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट कर रहा है। संजय रॉय जो कि मुख्य आरोपी है इस पूरे केस में, सीसीटीवी कैमरे इमेजेस के थ्रू पता चला है कि संजय रॉय जिस दिन ये दुर्घटना हुई थी, ये घटना दी गई थी अंजाम इस घटना को, तो यहाँ पे संजय रॉय ने जब एंट्री की वहाँ से लेकर कैप्चर किया गया है। उस पूरे कैप्चर में पता चला है कि संजय रॉय उस समय वहाँ मौजूद था जिस समय आकलन लगाया गया था कि डॉक्टर मोमिता देबनाथ के साथ ऐसी दुर्घटना की गई है। तो अगर हम बात करें जनरली तो पॉलीग्राफ एंड नार्को एनालिसिस हर केस में होता है, बट ये पॉलीग्राफ एंड नार्को एनालिसिस कितना सटीक है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये आरोपी है संजय रॉय, इसके साथ यहाँ पे सीबीआई ने पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान कुछ ऐसे वायर्स बॉडी पे अटैच करे जाते हैं जिससे हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, साथ ही साथ नर्वसनेस मापी जा सकती है। अब कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे बड़े केस में फंसेगा तो कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन आएगी कि वो डेफिनेटली एंग्शियस होगा, चाहे उसने उस कांड को अंजाम दिया हो या ना दिया हो। तो इसकी सटीकता पे हमेशा सवाल उठाए गए हैं। देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस में आरोपी ने पॉलीग्राफ टेस्ट में कबूल किया है कि उसने पहले डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसकी हत्या की। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है। इससे पहले बताया जा रहा था कि इसने सीबीआई को ये खबर दी थी कि जब ये पहुंचा तब ऑलरेडी वहाँ पे उनकी बॉडी पड़ी हुई थी, तो उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश की। बट अगर हम अब बात पता करें तो यहाँ सीबीआई कह रही कि यही अलेजेड व्यक्ति है जिसने इस दुर्घटना को अंजाम दिया था। सूत्रों के अनुसार आरोपी ने बताया है कि पीड़िता लगातार चिल्ला रही थी, इसलिए मैंने उसको जोर से गला दबाया और साथ ही साथ उसके बाद तब तक उसका गला दबा कर रखा जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर की मौत दम घुटने से बताई जा रही थी, सांस नहीं ले पाने से बताई जा रही थी। तो यहाँ पे अब आरोपी ने ऐसा कबूल किया है। हाउएवर अब ये केस बहुत लंबा चलेगा। तुरंत किसी को ऐसी मौत की सज़ा उसके ही स्टेटमेंट के बेसिस पे नहीं दी जाती है। ये प्रोसेस काफ़ी लंबा चलेगा। जब तक प्रॉपर एविडेंशियरी सपोर्ट नहीं होते हैं तब तक कोर्ट कभी भी कैपिटल पनिशमेंट नहीं बताती है। कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डेथ पेनल्टी। 8 से 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी और एवं हत्या के मामले में पुलिस ने संजय रॉय को अरेस्ट किया था। जांच से जुड़े अधिकारियों से जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार संजय रॉय ने अपना गुनाह भी कबूल किया है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान ये कबूल हुआ है। पर पॉलीग्राफ टेस्ट असल में होता क्या है? पॉलीग्राफ टेस्ट इसके ही थ्रू हुआ है। तो आरजी कर हॉस्पिटल में जघन्य हत्या को अंजाम देने के बाद वह अपने दोस्तों के घर गया, वो अपने दोस्त के घर गया ऐसा बताया गया है। उसका यह दोस्त कोलकाता पुलिस का ऑफिसर है। संजय रॉय का यह कबूलनामा घटना के 18 दिन बाद आई है। 18 दिन बीत चुके हैं इस घटना को। और यहाँ पे अगर बात करें एक जस्टिस सिस्टम जो हमारा चल रहा है, ये अच्छी बात है कि जस्टिस सिस्टम इस समय बहुत ज़्यादा अपने टोस पे है।
पॉसिबिलिटी इसमें इसलिए हाई है क्योंकि ये केस पश्चिम बंगाल का है और यहाँ पे बहुत बार हमने देखा है कि कभी भी चाहे आप संदेश खली का मामला देख लीजिए या फिर कोई अन्य मामला जो भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार से जुड़ा होता है, उसमें सरकार की जो भी एजेंसियां हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। तो यहाँ पे ये तो अच्छी बात है कि रेगुलरली चल रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे जैसे कबूलनामा आया तुरंत फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। 25 अगस्त को सीबीआई और सेंट्रल फॉरेंसिक टीम के मेंबर्स ने 3 घंटे तक ये पॉलीग्राफ टेस्ट किया। कोलकाता पुलिस ने 14 अगस्त को यह केस सीबीआई को हैंडओवर किया था, जब उन्हें लगा कि शायद यहाँ पे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, बिकॉज कोलकाता पुलिस से ही जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे सीबीआई को एंट्री लेनी पड़ी। पॉलीग्राफ टेस्ट जनरली एक मशीन के साथ होती है जिसका नाम है पॉलीग्राफ। ठीक है, पॉलीग्राफ एक मल्टी चैनल मॉनिटरिंग सिस्टम है। कुछ इस प्रकार से व्यक्ति के बॉडीज में वायरिंग अटैच की जाती है जिसमें अब्डोमिनल ब्रीदिंग, ये सारे कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशंस है। जब कोई नर्वस होता है तो उसके सांस लेने की प्रक्रिया, आप खुद कभी नर्वस कोई व्यक्ति अगर है, आप उसे देख रहे हैं या आप खुद कभी नर्वस है, आप खुद समझ पाएंगे कि आपकी सांस लेने की प्रक्रिया थोड़ी बदल जाती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करता है। कुछ डायनेमिक्स हैं जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जो शारीरिक रूप से चेंजेस आते हैं, जो अलग अलग प्रोसेस हैं आपकी बॉडी में उसमें चेंजेस आते हैं, उसको इस लैपटॉप में वो दिखाता है। ठीक है, रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछने पे किसी व्यक्ति का अगर दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लग रहा है, या फिर उसकी ब्रीदिंग सिस्टम बहुत फास्ट हो गई है, या फिर उसका ब्लड प्रेशर रेज हो रहा है, तो समझ में आने लगता है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ऐसी दुर्घटना से या ऐसी घटना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चैनल अगर बात करें, चैनल 1 यहाँ पे इलेक्ट्रोक्यूटिनस एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं फिंगर्स अटैच करके। चैनल 2 में कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, यानी कि दिल से संबंधित, दिल किस प्रकार से धड़क रहा है, तेज़ धड़क रहा है, धीमा धड़क रहा है, कहाँ उच्च रूप से धड़क रहा है, कहाँ धीमा आ रहा है, ये सारी चीज़ें रजिस्टर होती हैं। चैनल 4 की बात करें, ये चेस्ट ब्रीदिंग देखता है। फिर उसके बाद चैनल 5 सेंट्रल कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी देखता है। चैनल 6 फिजिकल एक्टिविटी भी देखता है, क्या किसी का पैर बहुत ज़्यादा शेक हो रहा है। जब नर्वस होते हैं कुछ लोग अपना पैर बहुत शेक करते हैं, या फिर हाथ बहुत शेक करते हैं, या फिर उनकी आदत होती है नाखून चबाने की। ये सारी चीज़ें ये रजिस्टर करता रहता है और उससे बस एक आकलन लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से ऐसी दुर्घटना से संबंधित है या फिर नहीं है। लाई डिटेक्टर मशीन को ही पॉलीग्राफ मशीन कहा जाता है। मतलब अगर आप पॉलीग्राफ सुनते हैं और उसको अनौपचारिक रूप से एक और नाम दिया जाता है लाई डिटेक्टर, तो आप समझ जाइए एक ही चीज़ है। इससे यह पता लगाया जाता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इस पॉलीग्राफ परीक्षक 3 या 4 चैनल पॉलीग्राफ मशीन द्वारा व्यक्ति की शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापता है, जिसे एक मूविंग पेपर पर रिकॉर्ड किया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट की अवधि 1 से 3 घंटे के मध्य हो सकती है, यानी कि ये 1 घंटे तक चल सकती है या फिर ये 3 घंटे तक चल सकती है। इससे पहले आई थिंक इट वॉज ओनली इन द ईयर 2008-2009 जब आरुषि हत्याकांड हुआ था, तब भी पॉलीग्राफ एंड नार्को एनालिसिस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। आज तक आरुषि तलवार को किसने मारा है, चाहे पॉलीग्राफ या नार्को एनालिसिस हुआ हो, हमें आज तक नहीं पता कि आरुषि हत्याकांड के पीछे असली गुनहगार कौन है। क्या वो उसके सच में माता पिता हैं जो गुनहगार हैं, या फिर उसका नौकर गुनहगार है, या कोई और ही व्यक्ति है जो गुनहगार है। ठीक है, इसके अलावा पॉलीग्राफ मशीन क्या क्या रिकॉर्ड करता है, व्यक्ति के सांस लेने की गति, क्या ब्रीदिंग रेट है, व्यक्ति का पल्स, हार्ट बीट किस प्रकार से चल रही है, ब्लड प्रेशर क्या है, शरीर से निकलने वाला पसीना तक ये माप लेता है। इसके अलावा कभी कभी पॉलीग्राफ मशीन व्यक्ति के हाथ और पैरों के मूवमेंट को भी रिकॉर्ड करता है, फिजिकल एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर हम बात करें कैसे काम करता है ये टेस्ट, तो पॉलीग्राफ टेस्ट इस धारणा पर आधारित है कि जब कोई झूठ बोल रहा है, ये धारणा है, अगर कोई व्यक्ति मान लो सच भी बोल रहा है और उससे भारी क्वेश्चंस पूछे जाएं और इससे कहीं ना कहीं एंजाइटी है कि अगर मैं सच बोलूं चाहे झूठ, तब भी अगर मैं कल्प्रिट मान ही लिया गया हूं या मैं गुनहगार मान ही लिया गया हूं, तो हो सकता है ये व्यक्ति मेरे किसी भी जवाब पे मुझे और क्वेश्चंस कर सकता है। तो यहाँ पे एक धारणा है, उसी पर आधारित है कि जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो दिल की धड़कन
सांस लेने में बदलाव या पसीना आने लगता है। पूछताछ के दौरान कार्डियो कफ या सेंसिटिव इलेक्ट्रोड जैसे उपकरण व्यक्ति से जुड़े हुए होते हैं। ये बीपी, नाड़ी आदि को मापते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैसे हुई इस टेस्ट की शुरुआत, मतलब इसकी बैकग्राउंड, इसकी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग को अगर हमें देखना है तो कहा जाता है कि ऐसा टेस्ट पहली बार 19वीं शताब्दी में इतालवी अपराध विज्ञानी सेसारे लोम्ब्रोसो ने किया था। उन्होंने पूछताछ के दौरान आपराधिक संदिग्धों के बीपी में परिवर्तन को मापने के लिए एक मशीन का उपयोग किया था। इसी तरह से इस मशीन के बाद 1914 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम मैरस्ट्रॉन और 1921 में कैलिफोर्निया पुलिस अधिकारी जॉन लार्सन द्वारा बनाए गए थे। इसके अलावा क्या इससे सटीक जवाब मिल सकता है, ये बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अब पॉलीग्राफ एंड नार्को एनालिसिस हो गया है, कोर्ट तो बिल्कुल इसको पत्थर की लकीर मान लेगी कि जो भी इस व्यक्ति ने पॉलीग्राफ और नार्को में कहा है ये सच है। तो सटीकता पर बहुत सवाल उठा सकती है कोर्ट। ना तो पॉलीग्राफ टेस्ट ना ही नार्को टेस्ट वैज्ञानिक रूप से कभी भी 100% सफल साबित हुए हैं। चिकित्सा क्षेत्र में भी यह विवादास्पद बने हुए हैं। हालांकि जांच एजेंसियां इन्हें प्राथमिकता देती हैं, मतलब एक प्रेफरेंस दे देती हैं, पर हम कभी ये नहीं कह सकते कि ये एकदम सटीक है। पॉलीग्राफ टेस्ट सटीक ही हो ये जरूरी भी नहीं है। सटीकता पर सवाल उठते हैं। इस टेस्ट को अदालतों में साक्ष्य के रूप में स्वीकार भी नहीं किया जाता है। जब कोर्ट में स्वीकृति ही नहीं है इस चीज़ की, तो ये बस हम अपने मन की संतुष्टि के लिए भी कभी कभी लगता है कर रहे हैं। कई बार पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान टेस्ट कराने वाला तनाव या चिंता में हो सकता है, जिसकी वजह से रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। टेस्ट के रिजल्ट को स्वीकारोक्ति नहीं मानी जा सकती। हालांकि इस तरह के टेस्ट की मदद से बाद में खोजी गई किसी भी जानकारी एवं सामग्री को सबूत के रूप में स्वीकार किया जाता है। मान लो पॉलीग्राफ एवं नार्को एनालिटिकल टेस्ट में अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग या एक्नॉलेजमेंट देता है, जैसे कि ये व्यक्ति अगर बता देता कि मेरा हेडसेट वहाँ गिर गया था और वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट मिले, तो यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को एज एन एविडेंस स्वीकार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 के मामले में ये कहा था कि यदि कोई आरोपी टेस्ट के दौरान हत्या के हथियार के स्थान के बारे में खुलासा करता है और पुलिस को बाद में उस स्थान पर वो हथियार मिल जाता है, तो यहाँ पे आरोपी का बयान सबूत नहीं होगा, लेकिन उसका जो हथियार मिला है, जो हथियार उसके कहने से मिला है, वो एविडेंस बताया जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है ये कौन से केस में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा है, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में कहा है। इसको याद रखना, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर बात करें कानूनी प्रावधानों की, तो इससे संबंधित क्या क्या कानूनी प्रावधान हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में दिए गए हैं। अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 ये क्या बात करता है? आत्म अभिशंसा के विरुद्ध अधिकार। अभियुक्त को ऐसे किसी भी परीक्षण के लिए सहमति ना देने का अधिकार देता है, यानी कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है? कोई व्यक्ति अगर अपने खिलाफ ही एविडेंस या फिर अपने खिलाफ ही कोई बयान देना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पे सेल्फ इंक्रिमिनेशन का प्रावधान दिया गया और बोला गया अगर अपने बचाव के लिए वो नहीं करना चाहे तो वो नहीं करेगा, ये अधिकार दिया गया है। साथ ही परीक्षण से प्राप्त स्वीकारोक्ति को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता, यानी कि अगर सीबीआई कह दे कि इसने कहा है ऐसा, इसको साक्ष्य नहीं माना जाएगा। ये एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर हो जाएगी, बट इसको हम कहें कि साक्ष्य माना गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मामले में कोई भी आगामी रहस्योद्घाटन और जो इस तरह के स्वीकारोक्ति का परिणाम है स्वीकार्य होता है, यानी कि एविडेंस अगर मिल जाता है तो फिर इसको एक्सेप्ट किया जाता है। सेल्वी एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य 2010 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पॉलीग्राफ परीक्षण केवल अभियुक्त की सहमति से ही किया जा सकता है। तो अगर यहाँ पे संजय रॉय ने मना कर दिया होता कि मुझे नहीं करना है ये टेस्ट, तो यहाँ पे बिल्कुल ये टेस्ट नहीं होता, बट उसने स्वीकारोक्ति दी थी। इसके अलावा सहमति सूचित होनी चाहिए, यानी कि जब सहमति मांगो तो हर चीज़ बता दो कि अगर तुमने इस बारे में अपने कोई भी गुनाह कबूल किए तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, क्या इस प्रोसेस में हम तुम्हारे साथ करने वाले हैं, इस प्रोसीजर के बाद क्या प्रक्रिया होती है। जब तक ये सारी चीज़ें किसी को इन्फॉर्म नहीं है वो अपनी स्वीकारोक्ति नहीं देगा।
ठीक है, तथा अभियुक्त को कानूनी परामर्शदाता तक पहुंच होनी चाहिए, तथा परीक्षण के शारीरिक, भावनात्मक और कानूनी निहितार्थों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि उसे पता होना चाहिए, पहली बात तो उसके पास एक लॉयर होना चाहिए, लॉयर से उसको पूरी चीज़ें पता लगनी चाहिए कि अगर मैंने ये पर्टिकुलर प्रोसेस किया तो आगे क्या क्या हो सकता है। साथ ही साथ इस प्रोसीजर का मेरे फिजिकल एक्टिविटी पे, मेरे इमोशंस पे क्या असर पड़ेगा वो भी बताया जाएगा। ठीक है, पॉलीग्राफ परीक्षणों के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा 2000 में जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, ये भी बताया गया है। अभियुक्त की सहमति न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज होनी चाहिए। स्वेच्छा से सहमति से पॉलीग्राफ परीक्षण के माध्यम से प्राप्त कोई भी साक्ष्य या जानकारी अदालत में स्वीकार की जाती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा बताने के बाद उस पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस टेस्ट में कुछ एविडेंस मिलता है तो वो एविडेंस एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसको आप प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, पॉलीग्राफ टेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आत्म अभिशंसा के विरुद्ध अधिकार अभियुक्त को ऐसे किसी भी परीक्षण के लिए सहमति ना देने का अधिकार देते हैं। ये आर्टिकल या अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 है। परीक्षण से प्राप्त स्वीकारोक्ति को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो आपको बताना होगा कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, केवल एक सत्य है या दो सत्य है, एक और दो दोनों सत्य है या इनमें से कोई भी नहीं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।